fast you have done, it is a hard thing, but the way you are doing it day by day, and with the composed mind, and every single day you are giving the videos about statesmen and difference of the politicians and several things about the country, about the Ram Vachans, like प्राण जाए पर वचन न जाए. वचन का पालन करना सीखो, वादों को निभाना सीखो. It's very hard. How can you manage that calm mind with that core hunger and that pain of a body? Well, my responsibility is to present the challenges that Ladakh is facing, at the same time to educate the people of the nation. Only when these two happen together is there any, light at the end of the tunnel. So I considered it my duty to educate the people and demand from the leaders. Yeah? So the things that you saw about differentiating between types of leaders and what we are doing to nature in the name of development and so on was to educate the people as well as to make the leaders realize themselves. The best realization is self-realization, rather than me forcing. They should introspect and feel they are not doing the right thing with the nation, and especially particularly vulnerable places like Ladakh. So to bring them to that realization, at the same time to force them, compel them to see that the hunger, the fast was there. So I had to balance both education and pressure. ये जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, आपको लगता है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए एक मिनिमम कुछ एजुकेशनल कोर्स या एजुकेशनल कुछ बैकग्राउंड, या पॉलिटिशियन को कुछ एजुकेशनल कोर्स करवाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा. इस पर मैं बहुत सोचता रहा हूँ. आपको चपरासी बनना हो तो आपको 12th क्लास, BA, अभी तो MA मुश्किल से PM का जॉब मिलता है. मगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, MP बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए. ये गलत धारणा है. ये तब ठीक था जब भारत अभी आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा नहीं दी थी. तो अब अशिक्षित भारत में शिक्षित नेता तो निकलेंगे नहीं. तो अगर ऐसा करते भी तो कुछ लोग उसे हाईजैक करते, आम जनता नेतृत्व से वंचित रह जाती. तो उस समय के लिए ये बहुत अच्छा था कि कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. अब बहुत बदल गया है, भारत बहुत शिक्षित हुआ है, हर तरफ लोग कितने ज्ञानी बने हैं, विद्ध बने हैं. मैं तो कहूँगा न सिर्फ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होने चाहिए जिसमें आपको दिखाना है कि आपने कुछ स्पेशलाइज किया है किसी फील्ड में, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए पॉलिटिशियन बनना. आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए. आप IIT में जाएं, आपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप इंजीनियर के लिए तैयार नहीं हैं. आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने इनोवेशंस किए हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तभी आपको IIT में जगह मिलनी चाहिए. उसी तरह पॉलिटिक्स में भी आपने समाज सेवा की है, आपने जनता के समस्याएं सुलझाए हैं, ये ट्रैक रिकॉर्ड हो, और आपने लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, एथिकल सिस्टम, इन सब पे आपने अध्ययन किया है, ये भी साफ हो, तभी आपको नेता बनने का अधिकार होना चाहिए. ऐसा हमारे पड़ोसी देश भूटान जैसे देश करते हैं. वहाँ पर कोई भी नेता नहीं बन सकते हैं. हाँ, वहाँ पर क्वालिफिकेशंस हैं कि आप नेता बनेंगे तो इतना आपने कम से कम पढ़ा हो. अब कोई मिनिमम एजुकेशन भी नहीं हो. ये 1947 के लिए ठीक था, आज के लिए बहुत गलत है. और आज हम देख रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं नज़र आता है कि आज का हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ लीडरशिप, ये एक तरह से आप कहेंगे डिज़ाइन फॉर फेलियर है. इसमें कोई और नहीं आएगा, सिर्फ वो आएंगे जो और कुछ नहीं कर पाए. ज़्यादातर अगर आप 80% देखेंगे तो ऐसे होंगे जो दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, स्कूल में हो प्रॉब्लम्स करते हैं, सोसाइटी में. तो क्योंकि उनके पास कुछ भी वो है नहीं, क्या कहते हैं, शर्म दरम, तो वो फिर ऐसे नेता बन जाते हैं जैसे नहीं होने चाहिए. डिज़ाइन अच्छों को
आकर्षित करने का नहीं है, डिज़ाइन ही ऐसा बन चुका है कि इसमें सिर्फ जो कुछ नहीं कर पाए और जिनको कोई इनहिबिशन नहीं है कुछ भी गलत करने से, गुंडागिरी का टैलेंट, क्राइम से लेके, झूठ से लेके, फरेब से लेके, वो ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं आज के नेतृत्व के लिए। तो ऐसे में भी 2-4 जो अच्छे हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, मगर इन सबको मिलके, हम सबको मिलके ये सिस्टम बदलना चाहिए। इसलिए शायद भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर है इंडिया से। हाँ, हैप्पीनेस ही नहीं, आप उनका करप्शन इंडेक्स देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल ईमानदार देशों की सूची निकालती है, उसमें भारत 93वां पोजीशन पे है, 93rd। चाइना बहुत बेहतर है, शायद 73 की 76 पे। भूटान 26वें पे हैं, आप समझ सकते हैं, दुनिया में 26 पे। तो जब ऐसे नेता जिनको अच्छे सही गलत सबका मालूम है, तो वो झूठ और चोरी और ये सब नहीं करते हैं, तो देश उनका बहुत ऊपर है ईमानदारी के इंडेक्स में, हम नीचे पड़े हुए हैं। पैसा ज़्यादा होने से देश का पावर ज़्यादा होने से ही देश के लोग खुश नहीं होते और देश सही नहीं बनता। चाइना और इंडिया पावर में, पैसे में, न्यूक्लियर पावर में, सब में भूटान से काफी आगे हैं, पर देश के लोग खुश नहीं हैं। पर भूटान में वो है। देखिए, आपने गणित में, हाँ, मैथ्स में एवरेज पढ़ा हो, हाँ, वैसे तो आपका सर चूल्हे में हो, पैर फ्रिज में हो, एवरेज ठीक निकलेगा, एवरेज 22 डिग्री पे निकलेगा। हाँ? मगर वो जिंदगी नहीं है। हाँ। तो हर चीज संतुलन में हो, वो जरूरी है। भारत में क्यों आप कह रहे हैं भारत भूटान से बहुत धनी है? नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश के गांव में जाएं या छत्तीसगढ़ में या जम्मू के, आपको इससे ज़्यादा गरीब लोग दुनिया में, अफ्रीका में नहीं मिलेंगे। फिर दूसरी तरफ अंबानी जी और अदानी आ जाते हैं तो वो फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एवरेज तो ठीक निकलेगा ना। तो एक फ्रिज में पैर है और चूल्हे में सिर है, फ्रिज में पैर है, इंसान जिंदा है। तो भारत की ये जो आप कह रहे हैं पैसा है, वो पैसा लोगों के जेब में नहीं है। 2 लोगों के जेब में पूरे 98% का पैसा है, बाकी 98% फकीर हैं, और आप एवरेज निकालेंगे तो अमीर हैं।